हाँ जी। तो लास्ट में मेड अरावली तक कंप्लीट हो गया अपना अजमेर। अजमेर के बाद में नेक्स्ट है जयपुर की झील। जयपुर में एक तो आर्टिफिशियल लेक के रूप में प्रसिद्ध है मानसागर, और एक जो नेचुरल लेक आमेर महल के नीचे की ओर जो पानी इकट्ठा होता है वह है माउठा। ये प्राकृतिक झील में मानी जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखे मानसागर। मानसागर लोकेशन में लिखे जयपुर सिटी। निर्माता जयपुर के महाराजा जो थे मान सिंह जी। तो महाराजा मान सिंह, निर्माण काल था इसका 1600 के बाद में। कंस्ट्रक्शन पीरियड 1610 में 1610। तो मानसागर सिचुएटेड इन जयपुर सिटी। क्रिएटर के रूप में निर्माता में महाराजा मान सिंह जी के नाम से ही है मानसागर। नेक्स्ट निर्माण काल 1610 1610। अब इस लेक का इंपॉर्टेंस क्या है ये देखें। जयपुर सिटी की तरफ जो फेस किए हुए अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को अपन कहते हैं नारगढ़ हिल्स। क्योंकि नारगढ़ फोर्ट इन्हीं के ऊपर है। और बारिश के टाइम जो नारगढ़ हिल्स का जो पानी है जो इस साइड में जयपुर की तरफ आता है, और इस पानी को नियंत्रित किया हुआ है मानसागर में। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम का यानी जो पानी आता है, ये पानी वैसे तो होता है द्रव्यवती नदी, लेकिन नदी का फ्लो इस झील के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इसका मीनिंग वैसे तो इसमें रेनी वाटर आता है, लेकिन इसके आगे का फ्लो जो इस झील से जो ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होता है उसको कहा जाता है द्रव्यवती, जो जयपुर में अमानी शाह नाले के रूप में प्रसिद्ध है। जिसके किनारे जयपुर सिटी स्थित है। तो ये अपने से यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है। मानसरोवर वाला जो नाला है यही है द्रव्यवती नदी। तो वैसे अगर पूछा जाए किस नदी पर है, तो नदी इसमें यही मानी जाएगी, क्योंकि ये जो पानी इकट्ठा होता है यही ड्रेनेज सिस्टम, ये द्रव्यवती, तो द्रव्यवती का पानी। तो अमानी शाह एक दरगाह है चोमो पुलिया के पास, उसके अकॉर्डिंग इसको अमानी शाह नाला बोला जाता है। और इसी झील के अंदर एक इमारत बनी हुई है जो लगभग आधी पानी में डूबी हुई दिखाई देती है। यही अपने जल महल। तो ये इस जल महल के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इस वाटर पॉइंट को अपने जल महल के नाम से ही, मानसागर तो बहुत रेयरली नाम लिया जाता है, बहुत कम प्रचलित इसमें ही है। और इसी के पास में जयपुर से जैसे आप जाओगे, तो जब इस झील के पास में से, जैसे ये नाले वाला पार्ट है, ये तो सड़क के नीचे से, तो इस झील के किनारे से जैसे आप निकलोगे रोड से, यहाँ से, तो रोड इस साइड में पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए ये जाती है आमेर की तरफ। और इन पहाड़ियों को क्रॉस करने के बाद इस साइड में जो आमेर फोर्ट बना हुआ है, इस आमेर के पास में रोड के बीच में जो ये स्पेस जहाँ पानी भरता है, इस वाले एरिया को कहा जाता है माउठा। मावट होती है सर्दियों में होने वाली बारिश, और माउठा इसके पास बनने वाली लेक।
इसमें ये माउंट है प्रसिद्ध। तो ये अपने आप में नेचुरल लेक होती है। बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो इसमें पानी होगा, अदरवाइज ये सूख जाता है। तो मानसून ड्यूरेशन में पानी दिखाई देता है, बाकी सूखी भी रहती है। तो ये दोनों झील इस तरीके से, जल महल और पहाड़ियों को क्रॉस करके उस साइड में आमेर पैलेस के पास में माउंट है। फिर डायग्राम बना के फिर विशेषताएं लिखिए। ये वर्तमान में राजस्थान की मोस्ट पॉल्यूटेड लेक में आती है। सर्वाधिक प्रदूषित झील है मानसागर। तो जयपुर में पानी इसके कारण, जो ग्राउंड वाटर है वो इसी के कारण अधिक है। लाइफ लाइन का मीनिंग है जयपुर पहले इसके ऊपर डिपेंड था। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जयपुर को पहले पेयजल आपूर्ति महासागर से होती थी, तो इस कारण ये लाइफ लाइन था। जैसे जीवन में होता है ना कि कई बार जब बड़े होते हैं तो लाइफ लाइन स्टार्टिंग में कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है। ये जो रेनी वाटर आता है, ये इसको ही हम द्रव्यवती मानते हैं आगे जब निकलता है। तो राजस्थान में द्रव्यवती नदी का ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है मानसागर को। तो इसका मीनिंग मानसागर किसके ऊपर बनी हुई है? द्रव्यवती के पानी पे। मानसागर का, मानसागर का या द्रव्यवती? जमीन में ही होता है, इनलैंड रिवर। ये जयपुर में बहते हुए जयपुर जिले में लगभग 40-45 किलोमीटर बाद समाप्त हो जाती है। जयपुर के अंदर जो सब्जियां होती हैं, जैसे आप धीरे धीरे आगे की ओर चलोगे तो सांगानेर और इसके आगे इसी नाले में सब्जियां बोई जाती हैं, जो अपने सब्जी मंडी में बिकते हैं। चोमू की ताजा सब्जियां इस नाले की होती हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है, पूरा जयपुर यही खाता है। देखो एक आधा व्यक्ति खाए तब तो समस्या है। अब जिनके खेत हैं वो बात अलग है कि नहीं सर हम तो चोमू के हैं और चोमू की हमारे खेतों की सब्जियां खाते हैं। बाकी जयपुर सब्जी मंडी से जो लाते हैं वो ज्यादातर इसी नाले की आती है। और जो विशेषताओं में लिखी है इसमें, मानसागर झील राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। मानसागर लेक इज मोस्ट पॉल्यूटेड लेक ऑफ राजस्थान। मानसागर झील राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील। मानसागर इज मोस्ट पॉल्यूटेड लेक ऑफ राजस्थान। मानसागर इज मोस्ट पॉल्यूटेड लेक ऑफ राजस्थान। मानसागर राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जल महल इसी झील में स्थित। जल महल इज सिचुएटेड इन दिस लेक।
जल महल इस झील में स्थित। इस कारण ये जो टूरिज्म साइट है जल महल ही कहलाती है ये एरिया। तो जल महल है, बाकी वैसे साइट तो ये अपने आप में मानसागर की है, लेकिन फेमस है इसी नाम से ये जल महल। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा नाहरगढ़ हिल्स। नाहरगढ़ हिल्स इज सिचुएटेड अलोंग दिस लेक। नाहरगढ़ पहाड़ी इस झील के निकट स्थित है, तो इन पहाड़ियों का पानी आता है इसमें। नाहरगढ़ हिल्स इज सिचुएटेड अलोंग दिस लेक। नाहरगढ़ पहाड़ी इस झील के निकट स्थित। तो अरावली की या नाहरगढ़ की इन पहाड़ियों को क्रॉस करके फिर पीछे की ओर उस साइड में जाते हैं, तो ये आता है अपना आमेर। तो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा माउथ। तो सीक्वेंस में मानसागर के बाद अगली झील माउथ है। तो माउठा में लोकेशन या स्थिति कहाँ पर है? यह भी जयपुर में। जयपुर सिटी। यहाँ बारिश का जो पानी होता है वो इकट्ठा होता है, तो नेचुरल लेक बनाई नहीं गई। आमेर की पहाड़ियों का जो पानी आता है वो नीचे की ओर इस गड्ढे में इकट्ठा होता है, आमेर पैलेस के निकट। तो ये प्राकृतिक झील है जो आमेर पैलेस या आमेर फोर्ट के निकट स्थित। तो इट्स ए नेचुरल लेक विच इज सिचुएटेड अलोंग आमेर फोर्ट। ये प्राकृतिक झील है जो आमेर फोर्ट या आमेर दुर्ग के निकट स्थित। आप आमेर की ओर जाओगे और आमेर से जब इस एरिया को देखोगे तो इसके बीच में एक क्यारी भी बनी हुई रहती है, केसर क्यारी। तो आमेर फोर्ट वगैरह पढ़ते हो तो उसमें नाम भी आता है केसर क्यारी, आमेर फोर्ट में स्थित। यानी इस फोर्ट के पास वाला रोड की तरफ जाते हैं तो उसके राइट साइड में, फोर्ट की ओर से सॉरी आते हैं तब, तो राइट साइड की ओर माउठा होती है, और फोर्ट की तरफ जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड का जो गड्ढा है वो माउठा है। तो बारिश के टाइम तो ये पानी से भरा हुआ रहता है, बाकी जब रेनी सीजन चला जाता है तो धीरे धीरे इसका पानी सूख जाता है। तो शायद इस टाइम तो लगभग सूखा हुआ हो गए। आमेर से है क्या आप में से कोई? आमेर साइड है क्या पानी अभी? तो इसमें थोड़ा बहुत, यानी जैसे जैसे रेनी सीजन नजदीक आता है तब तक पानी समाप्त हो चुका होता है, और जैसे ही बारिश आती है तो फिर पहाड़ों से पानी आ जाता है इसमें। अब जयपुर के बाद में अरावली के आगे वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें सरिस्का के पास में एक झील आती है सिलीसेट। तो नेक्स्ट अलवर की जो प्रमुख झील है सिलीसेट। तो नेक्स्ट लिखिए सिलीसेट लेक, सिलीसेट झील। एक तो सिलीसेट में लोकेशन लिख दीजिए, स्थिति। स्थिति वाले पार्ट, लोकेशन वाले पार्ट में रहेगा अलवर। ब्रैकेट में लिख दीजिए सरिस्का। सरिस्का के निकट है। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व एरिया आता है उसका पार्ट है। तो जो टाइगर रिजर्व एरिया होता है उसका एरिया बड़ा होता है। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया केवल अलवर में नहीं है, अलवर के टच वाले जो कोटपुतली वाला हिस्सा है, कोटपुतली बहर रोड, वो भी कवर करता है, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट भी कवर करता है। तो उसमें आसपास के एरिया जहाँ तक टाइगर की अप्रोच होती है उन सब एरियाज को शामिल किया जाता है। तो जो प्रॉपर जो सरिस्का है वो तो अपन जैसे अलवर की ओर जाते हैं राइट साइड में होता है,
जबकि ये जैसे ही हम सरिस्का की ओर जाएंगे उसमें लेफ्ट साइड की ओर आती, तो इसका ये टाइगर रिजर्व एरिया वाला जो पार्ट आता है उसमें आता है, यानी सरिस्का के फॉरेस्ट्री एरिया का ही पार्ट, तो सरिस्का वाला रीजन। अब इस झील का इंपॉर्टेंस, एक तो इसके जो निर्माता हैं अलवर के महाराजा विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह। कंस्ट्रक्शन पीरियड 1845 के आसपास का है, इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। इस झील में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आप अलवर की तरफ जाओगे इस झील के पास में, तो थोड़ा सा यूं हाइट पे चलना होता है आपको, एक चट्टानी भाग है, पहाड़ी का हिस्सा है। अब जैसे इस भाग में जाओगे तो यहाँ पे एक इमारत बनी हुई है, तो इसके आसपास में आप पार्किंग है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इनका एक रेस्टोरेंट चलता है यहाँ पे आरटीडीसी का। इसी के पास में से आगे जाओगे, यहाँ टिकट काउंटर, और यहाँ से टिकट कटवा के पहाड़ से नीचे की ओर स्टेयर या सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, इससे नीचे की ओर उतरना होगा, फिर इस एरिया में बोटिंग होती है, और इसके आसपास यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई। तो जो अलवर के हैं या जिन्होंने सरिस्का को देखा है उनको ध्यान है कि, सॉरी, सिलीसेड को देखा है, तो उनको ध्यान है कि सिलीसेड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरीके से, इसी सीढ़ियों से उतर के बाद में इस साइड में बोटिंग की जाती है। यहाँ पे भी आगे सामने अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई, जो मुख्यतः लोकल टूरिज्म के लिए, स्थानीय पर्यटन और मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध। हालांकि ये पॉइंट सभी झीलों में लिखे जाते हैं, स्थानीय पर्यटन के लिए सब सब झील प्रसिद्ध हैं, तो एक तो टूरिज्म के लिए और दूसरा है मत्स्य पालन या पीसी कल्चर। तो ये पॉइंट इसमें प्रसिद्ध है। ये हालांकि सब झीलों में ही लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें कोई और खास विशेषता नहीं है। इस झील के सौंदर्य को देख के इसकी तुलना हुई है, ओडिशा में एक झील है, एक जलीय क्षेत्र है जिसको कहते हैं नंदन कानन, तो उस नंदन कानन का दर्जा प्राप्त है। जैसे गजनेर की जो झील है वो काफी साफ है, इस कारण उसको कहा जाता है पानी का शुद्ध दर्पण। जैसे पानी जितना साफ होगा, आप उसके पेंदे में जैसे देखोगे तो उसमें आपको अपनी तस्वीर दिखाई देगी, पानी के अंदर मिरर की तरह दिखाई देता है। इस कारण गजनेर को कहा जाता है एक क्लीन मिरर ऑफ वाटर, पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। तो वैसे इसको टेक दिया गया नंदन कानन ऑफ राजस्थान। वैसे नंदन कानन आता है ओडिशा के अंदर, तो इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा गया है अपने सौंदर्य के लिए या अपने इस नेचुरल साइट को लेकर। तो इसमें डायग्राम बना के फिर उसमें लिखिएगा, या टूरिज्म वाले लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई जरूरी नहीं। हर झील में टूरिस्ट फेमस टूरिज्म पॉइंट हर झील में होता है, किसी को फेम ज़्यादा मिली होती है, किसी को कम। आरटीडीसी डिपार्टमेंट आगे एक टॉपिक आपके टूरिज्म वाला, पर्यटन, उसमें आएगा ये। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो राजस्थान में टूरिस्ट होटल जो होते हैं
उनको गवर्नमेंट की ओर से संचालित करता है। तो सरकार की तरफ से जो होटल सीरीज है टूरिज्म के लिए वो चलाता है आरटीडीसी डिपार्टमेंट। जैसे जयपुर के फेमस होटल हैं गणगौर और तीज, नाम में फेमस है, सुविधाएं नहीं है बाकी। कौन सा? गणगौर? हाँ, जो फेमस है जयपुर में। गणगौर जयपुर की और तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। तो इस कारण अपने होटल को कल्चर के अकॉर्डिंग नाम दिया हुआ है। जैसे आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो शायद बीकानेर की ओर मोमल बना हुआ है, बीकानेर में ही बना हुआ है ना, एक जैसलमेर में भी बना हुआ है। जैसलमेर में शायद, बीकानेर में डोला मारू, डोला मारू है, मोमल बना हुआ है जैसलमेर। तो ये फेमस जो कल्चरल पॉइंट होते हैं उन कल्चरल पॉइंट के अकॉर्डिंग नाम है। जैसे सरीस का अभ्यारण्य, उसमें भी आता है आरटीडीसी का होटल आता है। ये तो क्या एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, बाकी होटल है सरीस का क्यों टाइगर डेन के नाम से। क्योंकि राजस्थान के जो प्रथम प्रोजेक्ट है टाइगर, वो एक तो रणथंभौर और सेकंड सरीस का। तो टाइगर के लिए फेमस होने के कारण इस साइड में जो बना हुआ है उसको नाम दिया गया है टाइगर डेन। टाइगर डेन के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वो इससे थोड़ी डिस्टेंस पे है सरिस्का की ओर। तो विशेषताओं में लिखे इस झील में, इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। दिस लेक इज नोन एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। नेक्स्ट जो अलवर वाला पॉइंट है, ये अपने जयपुर से जैसे इस साइड में अपन जाते हैं दिल्ली की ओर, एक जयपुर से भरतपुर होते हुए इस साइड में जाते हैं आगरा। इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट होते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर होते हैं। भारत में जो मोस्ट विजिटेड साइट होती हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट साइट होती है, वो ये होती है तो राजस्थान की ओर या दिल्ली की ओर या फिर आगरा। दिल्ली की ओर इसलिए क्योंकि दिल्ली में एक तो पॉपुलेशन काफी अधिक है और एक इंडिया में सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही है। इस कारण फॉरेनर सबसे ज्यादा यहाँ आते हैं और उनका सुना हुआ होता है कि भारत की जो ताजमहल है वो सबसे प्रसिद्ध इमारत है। तो एक तो विजिट इस साइड में, और एक राजस्थान के फोर्ट काफी प्रसिद्ध है, तो फिर विजिटिंग होती है इस साइड में राजस्थान की ओर, जयपुर की ओर। और इसको टूरिज्म में बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिकोण। तो अपने राजस्थान में नहीं, इंडिया में ये गोल्डन ट्रायंगल के नाम से फेमस है, स्वर्णिम त्रिकोण। जैसे पश्चिमी राजस्थान में डेजर्ट देखना होता है तो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, इन तीनों को मिला के कहा जाता है डेजर्ट ट्रायंगल, मरु त्रिकोण। तो एक तो राजस्थान के पूर्व में है गोल्डन ट्रायंगल और एक पश्चिम में डेजर्ट ट्रायंगल। तो ये जो कुछ टूरिज्म साइट होती है उनको मिला के बोला जाता है त्रिकोण, या कुछ स्थान पे सिंपल इनको सर्किट बोल देते हैं। जैसे आप चूरू, सीकर, झुंझुनू इस साइड में घूमने के लिए जाओगे तो शेखावाटी सर्किट। अगर आप कोटा, बूंदी और झालावाड़ की ओर घूम रहे हो तो इसका मीनिंग हाड़ौती सर्किट। तो टूरिज्म सर्किट है उनको नाम दिए हुए होते हैं। तो इधर वाला गोल्डन ट्रायंगल और ये डेजर्ट ट्रायंगल। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर निकालना स्टार्ट किए होंगे तो फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन आया था राजस्थान के फिजिकल डिवीजन वालों में, देना चाहिए टूरिज्म के अंदर। उसमें दिया हुआ था मरु त्रिकोण किसे कहा जाता है, मरु त्रिकोण में कौन शामिल नहीं है। तो राजस्थान के 4 बड़े जिलों में से बाड़मेर शामिल नहीं होता।
जैसे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो बाड़मेर इसका पार्ट नहीं होगा, बाकी 4 बड़े जिलों में से 3 ही इसके पार्ट होते हैं। तो वैसे टूरिज्म साइट में जैसे मरु त्रिकोण है, उसी तरीके से त्रिकोण है, ये मुख्यतः गोल्डन ट्रायंगल, और इसी गोल्डन ट्रायंगल पे आता है आपका अलवर, इसी गोल्डन ट्रायंगल पे आता है आपका भरतपुर यानी केवला देव। तो अलवर और भरतपुर साइट इसी के ऊपर स्थित होती है। तो इसका मीनिंग यहाँ की कोई भी फेमस साइट है वो अपने आप में गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट होगी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखूं, सिलिसेट झील स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल के ब्रैकेट में लिख देना जयपुर, दिल्ली, आगरा। स्वर्णिम त्रिकोण इन तीनों पॉइंट को मिला के बोला जाता है। सिलिसेट झील स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित, सिलिसेट झील इज सिचुएटेड ऑन गोल्डन ट्रायंगल, सिलिसेट लेक इज सिचुएटेड ऑन गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल के आगे ब्रैकेट में लिख दो जयपुर, दिल्ली एंड आगरा, जयपुर, दिल्ली एवं आगरा। सिलिसेट झील स्वर्णिम त्रिकोण ब्रैकेट में जयपुर, दिल्ली एवं आगरा ब्रैकेट बंद पर स्थित है, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। तो स्वर्णिम त्रिकोण का मीनिंग है तीनों पॉइंट को मिला के बोला गया, जहां इंडिया में मैक्सिमम या हाईएस्ट टूरिस्ट होते हैं। अब अरावली वाला पार्ट जो था, यानी जो लेक्स के लिए अधिक प्रसिद्ध है, जहाँ लगभग 15-16 झील अपन ने कवर की हैं। अब इसके बाद में राजस्थान के पश्चिम की जो कुछ प्रसिद्ध झील है, जिसमें एक तो जोधपुर के आसपास की आती है कायलाना, मीठे पानी की झील। एक जोधपुर के उत्तर में बीकानेर की ओर कुछ मीठे पानी की झील प्रसिद्ध है, जिसमें एक कोलायत और एक गजनेर। और एक अपने अरावली के ईस्ट में हाड़ौती की तरफ आती है बारा की ओर, जिसका नाम है घोड़े के नाल जैसे पहाड़ियों से घिरी हुई है, रामगढ़ करेटर। जैसे मेट्योराइट लेक भी माना जाता है, उल्कापिंड झील का भी दर्जा है। तो अब कुछ मीठे पानी की झील अरावली के बाद में ये प्रसिद्ध बचे, जिनमें कुछ विशेषताएं हैं। बाकी लास्ट में कुछ झील आएंगी जो सिर्फ अपनी लोकेशन को लेके प्रसिद्ध है, यानी उनमें केवल झीलें याद रखने, विशेषताएं नहीं है उनमें। तो मीठे पानी की झीलों में नेक्स्ट लिखो पश्चिमी राजस्थान वाली पहले, कायलाना, फिर कवर करेंगे कोलायत और गजनेर। तो कायलाना लेक ओब्लिक करके इसमें लिखिए सर प्रताप सागर लेक। जोधपुर के महाराजा, उनके भाई सर प्रताप सिंह जी ने इसको बनाया था। 1857 की क्रांति में जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह। उनके शासनकाल के आसपास ये बनी। 1857 की क्रांति के लगभग 15 साल बाद जाके बनी 1872 में, 1872 के आसपास। और बनाने वाले थे सर प्रताप सिंह। इसका दूसरा नाम है वो सर प्रताप सागर, निर्माता के नाम के अकॉर्डिंग। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सर प्रताप सागर राजस्थान में किसको कहा जाता है? कायलाना को। तो इसमें लोकेशन या स्थिति लिखिएगा जोधपुर, इसके क्रिएटर या निर्माता सर प्रताप सिंह। तो सर यहाँ रेस्पेक्टेड या उपाधि के तौर पे लिखा हुआ है SIR, वो तालाब वाला मत लिख देना सर। जब शेखावाटी में अपने
तालाबों के लिए लिखा था ना सर, वो अलग। तो नाम में उपाधि वाला लगा हुआ है SIR। सर प्रताप सिंह। निर्माण काल वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। 1872 के आसपास, 1872। सबसे इंपॉर्टेंट है राज संबंध, वो याद रखिएगा। वे टाइम पीरियड कितने के क्या रटोगे। ये तो जब आपकी हिस्ट्री ठीक होगी, निर्माण काल अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री में आप राजाओं के नाम पढ़ोगे और उनके निर्माण कार्य पढ़ोगे, किस राजा ने क्या कार्य करवाया, तो उससे जो ऑप्शन आएंगे उससे लगभग आइडिया लग जाएगा आपको कि इस राजा का टाइम पीरियड ये था। तो उस समय उदय सागर बनी, इस राजा के समय जयसमंद बनी, तो उनके निर्माण काल के साथ साथ टाइम पीरियड लगभग आइडिया लग जाता है। और अपने को आइडिया ही चाहिए, कोई एक दो फैक्ट होते हैं जो रटे हुए होने चाहिए। जैसे कि राजसमंद वाला रटा हुआ होना चाहिए, एक फोई सागर दूसरी अकाल राहत वाली उसका रटा हुआ होना चाहिए, 1891 और 92। जो मैंने बताया था प्रथम अकाल राहत के 230 साल बाद बनी है। अब इस झील में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपने राजस्थान के पश्चिम में डेजर्ट में एक सबसे बड़ी लेक, सॉरी कैनाल बनी हुई है, IJNP। तो ये IJNP इस साइड में पंजाब से निकाली गई है, एक तो सतलज, और एक सतलज में एक नदी आती है व्यास, और सतलज और व्यास का जो मीटिंग पॉइंट है उसको कहा जाता है हरि के बैराज। हरि के बैराज से लेके राजस्थान में कुछ हिस्से तक तो ये बंद कैनाल आती है फीडर। उसके बाद में आगे इसमें पानी स्टार्ट होता है, मसीता वाली के बाद ओपन होती है हनुमानगढ़ के बाद, और मोहनगढ़ तक फैली हुई है। और इस IJNP से जोधपुर की ओर से एक लिंक निकाला गया है, वो इंदिरा गांधी जी के बेटे के नाम राजीव गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो लिफ्ट जनरली उनको कहते हैं जहां से पानी को लिफ्ट करके सप्लाई किया जाता है। लिफ्ट यानी हाइट दे के फिर भेजा जाता है। जैसे ऊंची बिल्डिंग में जाने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता होती है, तो हाइट वाले एरिया में पानी सप्लाई करने के लिए लिफ्ट के माध्यम से सप्लाई होता है। तो ये राजीव गांधी लिफ्ट, और राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से ये सप्लाई होती है कायलाना की ओर। तो कायलाना इज ओनली लेक ऑफ राजस्थान विच इज कनेक्टेड टू IJNP, जो IJNP से जुड़ी हुई। तो राजस्थान की एकमात्र झील है जिसको पानी IJNP से मिलता है। बाकी IJNP राजस्थान की किसी भी लेक को वाटर सप्लाई नहीं करती कायलाना के अलावा। तो इसका जो लिंक है राजीव गांधी लिफ्ट वो है। इसमें डायग्राम में बना दीजिए, फिर ये लाइन जो डायग्राम में अपन ने बनाया है वो इंडिकेट कर दो कि IJNP से जुड़ी हुई राजस्थान की एकमात्र झील। IJNP क्या है, तो ये आगे पूरा एक चैप्टर है आपके इरिगेशन, उसमें आएगा पूरा नाम इसका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। जिसमें इन दोनों नदियों के संगम से इसको निकाला गया पंजाब की तरफ, सतलज और व्यास। व्यास जो उस साइड में किस नाम से प्रचलित है, व्यास के नाम से। तो व्यास और व्यास वो एक ही है। वर्तमान में ट्रेंड में ये शब्द व्यास वाला।
तो आईजीएनपी पे राइट साइड वाला पार्ट क्या है, स्लोप में है दाईं ओर, तो वहां ब्रांचेज बनी होती हैं, शाखाएं बनी होती हैं। और लेफ्ट वाला जो पार्ट है, लेफ्ट वाला हाइट पर है, इसका लेफ्ट वाले में पानी को लिफ्ट किया जाता है, तो इस साइड में लिफ्ट कैनल बनी, तो एल फॉर लेफ्ट और एल फॉर लिफ्ट, तो लिफ्ट लेफ्ट में। और ब्रांचेज या शाखाएं निकाली गई हैं, तो शाखाएं स्लोप के अकॉर्डिंग निकाली गई राइट साइड में। तो आईजीएनपी का फेस इस साइड में राजस्थान की तरफ, तो राइट बॉर्डर की तरफ है, और लेफ्ट इस साइड में अरावली की तरफ। तो इसका लेफ्ट में जो भी लिंक होते हैं वो जनरली लिफ्ट के नाम से ही है इसमें। हालांकि एक ब्रांच, एक शाखा भी है जो अपवाद है, जो लेफ्ट में स्टार्टिंग में है रावतसर, बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सब राइट साइड में। लेकिन लिफ्ट में ऐसी एक भी नहीं है कि राइट साइड में, लिफ्ट सब लेफ्ट में। तो उनमें से एक है राजीव गांधी लिफ्ट। तो इसमें डायग्राम के बाद लिखिएगा, कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील है जो आईजीएनपी से जुड़ी हुई। कायलाना इज ओनली लेक ऑफ राजस्थान विच इज कनेक्टेड टू आईजीएन, जिसको आईजीएनपी से जोड़ा गया है या आईजीएनपी से जुड़ी हुई है। कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील है जो आईजीएनपी से जुड़ी हुई है। विच इज कनेक्टेड, कायलाना इज ओनली लेक ऑफ राजस्थान विच इज कनेक्टेड टू आईजीएनपी। अब इसके बाद में बीकानेर वाली झील में हेडिंग डालिए कोलाइत। बीकानेर से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर है कोलाइत, लोकेशन के नाम से। तो बीकानेर में कोलाइत वहां पे बनी हुई है। कहा जाता है कपिल मुनि जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से इसको बनाया था, इस कारण इसको कहा जाता है कपिल सरोवर, क्योंकि इस एरिया में कोई भी रिवर नहीं है। बीकानेर, ये अपन ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में बीकानेर और चूरू वो जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं। तो बीकानेर और चूरू में अगर कोई झील है भी तो उसमें नदी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इन जिलों में कोई भी नदी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मीनिंग रेनी वाटर पे डिपेंड है। तो ये कपिल मुनि जी के द्वारा बनाई गई, इस कारण इसको कहा जाता है कपिल सरोवर। कोलाइत लेक और कपिल सरोवर लेक। तो स्थिति या लोकेशन बीकानेर, निर्माता में यही लिखे जाएंगे कपिल मुनि। विशेषताओं में एक तो पुष्कर झील की तरह 52 घाट स्थित है। एक पुष्कर की तरह कार्तिक पूर्णिमा को मेला, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ दीपदान के परंपरा है, यानी दीपदान किया जाता है। लैम्प्स आर लिट इन दिस लेक ऑन कार्तिक फुल मून, यानी 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो पुष्कर में और कोलाइत में दोनों में कॉमन है। अगर ऑप्शन में दोनों लेक अलग अलग दी हुई और एक आंसर लेना है तो वो आंसर पुष्कर लेना है, क्योंकि अधिक प्रसिद्ध पुष्कर है, सबसे होली लेक, फेम पुष्कर के अधिक। और ऑप्शन इस तरीके का हो कि हम दोनों को ही चुन सकते हैं,
तो इन पॉइंट्स में दोनों को ही चुनना है कि बावन घाटा लेक राजस्थान में कौन सी है, तो पुष्कर और कोलायत दोनों। कार्तिक पूर्णिमा को मेला कौन सी झीलों के किनारे, पुष्कर कोलायत दोनों के किनारे। और दीपदान की परंपरा, तो पुष्कर और कोलायत दोनों के अंदर। तो इसमें विशेषताओं में लिखेगा इस झील के किनारे, इस झील के किनारे 52 घाट स्थित है। इस झील के किनारे भी 52 घाट स्थित है। "52 घाट्स आर आल्सो लोकेटेड अलोंग दिस लेक"। इस झील के किनारे भी 52 घाट स्थित है। कितने? लेक को कहते हैं घाटा लेक, 52 घाटा लेक। बाकी नाम तो उनके स्थानों के नाम तो घाट ही रहेंगे ना, 52 घाट। लेक को 52 घाटा लेक कहा जाता है। तो घाटा यानी 52 घाटों के कारण बोला गया। तो इस झील के किनारे भी 52 घाट स्थित है। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं और भी है पुष्कर में। फिर नेक्स्ट लिखेगा कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। ए फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड, ए फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड अलोंग दिस लेक ऑन कार्तिक फुल मून, ऑन कार्तिक फुल मून या ऑन कार्तिक पूर्णिमा। इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। मेले के साथ कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ दीपदान भी किया जाता है। तो लास्ट में लिखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान किया जाता है। लैम्प्स आर लिट इन दिस लेक ऑन कार्तिक फुल मून। यानी जो पुष्कर में लिखी हुई है वही लाइन रिपीट, लैम्प्स आर लिट इन दिस लेक ऑन कार्तिक फुल मून। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान किया जाता है। अब स्पेसिफिक पॉइंट ये माना जाता है कि वैसे तो हमारे लिए तो धार्मिक झील के रूप में मानते हैं अपन जनरली, लेकिन मुख्यतः जो चारण जाति है, चारण कास्ट मानती है इसको अपसगुन वाली झील। ये दर्शन करना पसंद नहीं करते हैं चारण, क्योंकि कहा जाता है कि करणी माता अपनी बहन से एक बच्चे को गोद लेकर आए थे और बच्चा खेलते खेलते झील में गिरने से उसकी डेथ हो गई। तो चारणों ने प्रतिज्ञा की कि माँ करणी माता के परिवार से इसमें डेथ हुई, इसका मीनिंग ये अपसगुन वाली झील है। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है झील के दर्शन हम नहीं करेंगे। और बहुत सारे चारण आज भी यही मानते हैं कि कोलायत है वो अपसगुन वाली झील है। तो अब कोलायत के नजदीक से जा रहे हैं, कोलायत दिख गई कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घर से ये कह के कोई नहीं जाता कि कोलायत देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग चारण जाति झील के दर्शन नहीं करती। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है चारण जाति को लेकर, ये लास्ट में नोट में लिख दीजिए। चारण कास्ट डज नॉट विजिट, डज नॉट विजिट कोलायत लेक। चारण जाति कोलाई झील के दर्शन नहीं करती, या कोलाई झील, कोलाई झील क्षेत्र में भ्रमण नहीं करती या विजिट नहीं करती। मीनिंग है कि चारण कास्ट डज नॉट विजिट कोलायत लेक। चारण जाति कोलाई झील के दर्शन या भ्रमण नहीं करती। राजस्थान में एक अपसगुन वाली झील किसी कास्ट विशेष के लिए कोलायत को माना गया, चारण जाति के लिए। बाकी हिंदू धर्म में काफी प्रसिद्ध झील है ये कोलायत। जो बीकानेर के लोग हैं बहुत सारे कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने के लिए जाते हैं। क्या चीज? बैसाख, यहाँ पे बैसाख को भी होता है। और एक अपने जो स्नान होते हैं, जो जैसे अमावस्या के स्नान, और अपने ग्यारस के समय भी कई लोग करते हैं अमावस्या के स्नान। तो उस समय भी फेमस होती है, बीकानेर के खूब लोग जाते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग तिथियों के ऊपर मेले होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का मेला है वो पुष्कर की तरफ फेमस है यहाँ का। तो राजस्थान की दो झीलें हैं जो कार्तिक पूर्णिमा के मेले के आयोजन के लिए। बाकी जो बैसाख वाला करे बैसाख को भी आयोजित होता है।
यानी इसका मीनिंग है पूर्णिमा के जो अवसर पे कुछ प्रसिद्ध झीलें होती हैं उन सब में मुख्यतः स्नान किया जाता है। अब जैसे आप किसी भी पूर्णिमा को चले जाओ, पूर्णिमा के दिन झीलों के अंदर जो प्रसिद्ध झील, पवित्र झील है, उनमें स्नान में लोग आपको अधिक मिलेंगे, क्योंकि उस दिन स्नान करना थोड़ा अधिक धार्मिक माना जाता है। तो इसलिए कोलायत के स्नान बीकानेर के लोग खूब पूर्णिमा के दिन खूब जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रसिद्ध मुख्यतः कार्तिक मानी जाती है। बाकी बैसाख पूर्णिमा के स्नान भी होते हैं। कौन सा? हाँ। हाँ, बड़े मेले होते हैं, मीनिंग पूर्णिमा वाले मेले फेमस है यहाँ। तो यहाँ बीकानेर की हो गया। हाँ, इसीलिए पता है। हाँ जी, अब इस साइड में बीकानेर की ओर, बीकानेर सिटी से जैसे आप इस साइड में जैसलमेर की ओर जाओगे, तो इसके लिए आपको इस साइड में जोधपुर की ओर बढ़ना पड़ेगा, फलोदी की तरफ। तो बीकानेर से जैसे निकलोगे 30-32 किलोमीटर बाद में तो एक पॉइंट आता है, एक स्थान आता है, एक साइट है गजनेर। तो बीकानेर वालों को ध्यान है कि गजनेर वाला एरिया, यहाँ पे एक महल बना हुआ है जिसको कहते हैं गजनेर पैलेस। इस गजनेर पैलेस के पास में एक झील है जिसका नाम इस महल के नाम से ही है, गजनेर। उसको गजनेर लेक कहा जाता है। और किसी भी सिटी एरिया से अगर कोई लेक 30-35 किलोमीटर दूर है तो उसके प्रदूषित होने की पॉसिबिलिटी कम है। जैसे जयपुर से कानोता डैम, तो बहुत सारे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं उनको कानोता का ही पता नहीं है कि कानोता भी कोई पानी वाला एरिया है क्या। भाई आप में से कितनों को पता है कि कानोता कोई डैम? जयपुर के अलावा वाले हाथ खड़े करना, जयपुर वाले हाथ मत खड़े करना। तो इसका मीनिंग बहुत रेयरली है, 5% स्टूडेंट भी नहीं है। तो प्रदूषित तो तब करोगे ना जब पता चलेगा। तो गजनेर भी ऐसा ही है। गजनेर सिटी से अलग है और उस हाईवे के ऊपर है जिस ओर कम जाते हैं लोग, मीनिंग है डेजर्ट एरिया की ओर। तो इस कारण, और जब जैसे हाईवे पे निकलोगे तो पता भी नहीं चलेगा अगर नॉन टू नहीं हो वहां के, क्योंकि ऑन हाईवे सीधे निकल जाओगे गजनेर पैलेस लेफ्ट में रह जाएगा। और अगर वहां के नॉन टू हो तब ये देखने को मिलेगी, इस कारण इसका पानी काफी साफ है, क्योंकि टूरिस्ट जहाँ कम पहुंचते हैं प्रदूषण वहां कम होता है। इस कारण कहा जाता है इस पानी की सफाई के कारण, एक क्लीन मिरर ऑफ वाटर, पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है इसके पानी को। तो इसकी फेम अपनी सफाई के लिए। तो नेक्स्ट लिखिए गजनेर, गजनेर लेक। पॉइंट कौन सा है? 18। पॉइंट नंबर 18। गजनेर लोकेशन, वैसे तो गजनेर टाउन या कस्बा आता है बीकानेर, तो अपने को डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट करना है। लोकेशन बीकानेर, निर्माता इसके मेन क्रिएटर महाराजा गज सिंह। बटवड़ पक्षी, बटवड़ पक्षी और भी बहुत सारे स्थानीय पक्षी हैं जिनको संरक्षण मिलता है। तो बटवड़ वो है जो गांव में अपने बोल तीतर, तीतर को कहा जाता है। सैंड गाउज, जो रेत का जो रंग होता है वो है इसका। तो इस क्षेत्र में तीतर को या बटवड़ पक्षी को अधिक संरक्षण मिलता है। बाकी फेम इसमें जो है, तो नदी तो इसमें भी नहीं होगी क्योंकि बीकानेर में कोई नदी नहीं है, तो लोकेशन बीकानेर है इसकी। तो नोट में लिखे गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है।
गजनेर लेक इज नोन एज ए क्लीन मिरर ऑफ वाटर। गजनेर लेक इज नोन एज ए क्लीन मिरर ऑफ वाटर, इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। शुद्ध दर्पण या साफ दर्पण, यानी जो साफ दर्पण या शुद्ध दर्पण होता है उसकी तरह इसमें अपनी तस्वीर देख सकते हैं। यानी झील नीचे तक बिल्कुल पेंदे तक साफ है। हालांकि जितनी तारीफ की गई है उतनी तो नहीं होगी, है क्या वास्तव में? बिल्कुल क्लीन है। देखी हुई है क्या गजनेर लेक किसी की? साफ है क्या इतनी? क्या चीज? पूरी तरीके से नहीं है। कारण वही है कि टूरिज्म विजिट कम है यहाँ, तो टूरिस्ट कम आते हैं, तो जहाँ हमारी अप्रोच है वहां साफ नहीं होने देंगे। इसका मीनिंग है पुष्कर प्रदूषित किसके कारण? हमारे कारण। मानसागर प्रदूषण, राजस्थान का सबसे बड़ा सिटी जयपुर है। अब जयपुर का सीवेज वाटर कहाँ जाएगा? कोई ना कोई नदी के द्वारा बाहर निकाला जाएगा, तो ये मानसागर में डाला जाता है। और फिर उस पानी को जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं, तो ट्रीटमेंट प्लांट में जो मल वगैरह होता है, जो सीवेज होता है, उसको रोक लिया जाता है। बाकी जो पानी होता है वो आगे सप्लाई कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के बाद। तो पहले तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था, पानी ऐसे ही बहता था। ये तो भला हो टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का, जिन्होंने इसको रीडेवलप किया है। और रीडेवलप करके बाद में वाटर ट्रीटमेंट करके वाटर सप्लाई होता है। तो अब आप इसमें गुजरी की थड़ी को क्रॉस करते हो तो अब इतनी बदबू नहीं आती। तो जिस टाइम हम, अब हल्की स्मेल तो रहती है इसमें, लेकिन पहले अगर 2005 या 6 में यहाँ से अगर निकल जाते तो फिर बाद में आपको अगली बार याद रहता। गुजर की थड़ी आने से 1 किलोमीटर पहले याद आ जाता है कि अपने को नाक बंद करनी है इस जगह। भाई कुछ जगह आती है ना जहाँ बदबू तेज होती है, और वहां से अगर आप पिछली बार निकले हो तो अगली बार जैसे ही पहुंचोगे तो आप क्या कहोगे, नाक नाक ढक लो कि यहाँ पे इस जगह पे बदबू आएगी तेज। तो पहले तो इसको क्रॉस करने के लिए पहले नाक बंद करके सांस बंद करके लोग निकला करते थे। भाई हम यूनिवर्सिटी के टाइम थे जब, इस टाइम कभी भी इधर से निकले तो हम गोपालपुरा से वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते, यूं करके। और जैसे जेल आती तो 5-7 सेकंड यहाँ से, और फिर बाइक से निकल जाते हैं। पैदल, पैदल वाले को सूंघना ही पड़ेगा बीच में एक बार तो फिर कोई ना कोई सूंघने के लिए भी तो चाहिए ना। क्या चीज? गजनेर लेक। मिरर। यानी इसमें तो बहुत साफ दिखाई दे रही है। ज्यादा हो गया है तो ये देख लो। अब जिन झीलों का डिस्क्रिप्शन लिखना है उसमें लास्ट, विशेषता वाली झीलों में लास्ट है। रामगढ़ झील। रामगढ़ में लोकेशन में लिखिए 12।
तो इस झील को माना जाता है क्रेटर या मेटेओराइट लेक का एग्जाम्पल। उल्कापिंड झील, साइंटिस्ट तो कहते हैं ये उल्कापिंड गिरा था, उस उल्कापिंड के कारण गड्ढा बनना था, उस गड्ढे में बनी हुई है, जबकि ज्योग्राफर मानते हैं क्रेटर। तो राजस्थान में क्रेटर और उल्कापिंड जो दोनों शब्द आते हैं तो उसमें आंसर यही रहता है रामगढ़। बाकी क्रेटर में तो कई हैं, नक्की क्रेटर, पुष्कर क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर, लेकिन क्रेटर और मेटेओराइट उसमें आंसर केवल यही रहेगा। जैसे भारत में मेटेओराइट लेक में एक और प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में लोनार, महाराष्ट्र की लोनार लेक, उसमें भी ऐसा ही विवाद है। साइंटिस्ट तो मानते हैं मेटेओराइट लेक में, उल्कापिंड झील में, और ज्योग्राफर उसको भी यही मानते हैं क्रेटर लेक में। तो इसमें स्थिति के बाद में नेक्स्ट में लिखिए, यह क्रेटर या उल्कापिंड झील का उदाहरण है। रामगढ़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर और मेटेओराइट लेक। अभी झील का इम्पोर्टेंस क्या है, जैसा कि 12 में मैंने आपको पहाड़ियां बताई थी, घोड़े के नाल जैसे पहाड़ी। तो इसमें जो CO फोर्स से हिल्स बनी हुई हैं, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी, उन पहाड़ियों से एक घिरी हुई है, उनके बीच में है रामगढ़। रामगढ़ झील को यूनेस्को के द्वारा 2020 में भू विरासत स्थलों में शामिल किया गया, जियो हेरिटेज साइट में। तो ये झील है जियो हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है यूनेस्को के द्वारा 2024, और वर्तमान में इसको नोटिफाइड भी कर दिया है, 2024 में इसको अधिसूचित कर दिया है। तो किसी झील को शामिल किया जाएगा ये अलग बात है, और उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ये अलग बात है। शायद इस पे अपनी पहले भी बात हुई थी, आप में से किसी ने कहा कि सर इसको अधिसूचित अब किया गया है। तो अधिसूचित का मीनिंग है नोटिफाइड अब किया है, बाकी शामिल ये 2020 से ही। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा था कि मार्च में राजस्थान में नए जिलों की घोषणा हो गई थी, फिर आगे जाके अगस्त में उनका नोटिफिकेशन निकला था, तो नोटिफाइड बाद में किया गया। तो इसमें एक तो ये पॉइंट श्यो फॉर सेफिल्स की जो झील है विशेषताओं में लिख दीजिए, यह झील घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई। रामगढ़ लेक is covered by Seoul Forsyth Hills. रामगढ़ लेक is covered by Seoul Forsyth Hills. यह घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई। नेक्स्ट लिखिए, यूनेस्को के द्वारा इस झील को जियो हेरिटेज में शामिल किया गया है। This lake is listed in Geo Heritage Site. This lake is listed in Geo Heritage Site. By UNESCO, ब्रैकेट में लिख देना 2020, और ब्रैकेट में इसी के साथ लिख देना अधिसूचित नोटिफाइड 2024। This lake is listed in Geo Heritage Site by UNESCO. यूनेस्को के द्वारा इस झील को भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है, ब्रैकेट में 2020। अधिसूचित नोटिफाइड कब किया गया इस चीज को? 2024। तो शामिल तो पहले से ही है 2020 से।
तो अभी जो करंट वाली बुक्स में दिया हुआ है ये अधिसूचित वाला दिया हुआ है कि इस साल इसको अधिसूचित किया गया है, इस पे नोटिफाइड कि कितना एरिया इसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को कितना फंडिंग करेगा, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसके बाद। तो सभी झीलों की फोटो दिखाओ, सैटरडे रात को मोबाइल उठाना और जो मैसेज करो उस मैसेज में लिखना कि 10 मिनट बाद में करूंगा, और झीलों के नाम टाइप करना स्टार्ट करना, और हर एक झील को खोल के देखना। ये यूं लिखा आएगा, एक झील लिखा हुआ आएगा आपके, अब वहां लिखना और उसके आगे यूं सर्च करने। पुराना मोबाइल है, 2 दिन पार करना है इस पे। भाई जब डिजिटल नहीं था तब कैसे काम चल रहा था? भाई काम तो तब भी चलता था ना जब डिजिटल नहीं थे अपन। और इससे ज्यादा अगर अपने को विजिट करना है तो झील को बहुत ज्यादा यूं जो विजुलाइज करना है, यानी विजिबिलिटी और ज्यादा नजदीक हो, तो फिर जाके देखना है सबसे उत्तम उपाय। यानी उस चीज को मेरे हिसाब से कम भूलोगे, और फिर भी भूल जाओ तो एक बार डूब डूब के देखना। तैरना आना चाहिए। क्या चीज? स्पीड कम है? स्प्रिंग बोर्ड की एक ट्रिप होनी चाहिए। और बताओ मालिक। अल्लाह दिन का जीन समझ रखा है हमें आप लोगों ने, है ना? अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में राजस्थान की अन्य प्रमुख झील, यानी ऐसे लेक जो अभी तक कवर नहीं हुई हैं लेकिन अपनी लोकेशन को लेके इंपॉर्टेंट, विशेषता वाली तो लगभग सब कवर कर ली अपन, लेकिन कुछ लेक हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाती हैं और जिनकी लोकेशन अपने को याद होनी चाहिए। तो राजस्थान की अन्य प्रमुख झील, अदर फेमस या मेजर लेक्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य प्रमुख या प्रसिद्ध झील। तो अन्य प्रमुख में जो बसती हैं, अदर जो मेजर लेक्स हैं उसमें, तो उसमें एक तो हम वो कवर करेंगे जिनके नाम में संबंध लगे हुए हैं, जैसे जयसमंद, बालसमंद। तो उसमें एक तो राजस्थान के, एक तो राजस्थान का जो राजसमंद वाला पार्ट, तो राजसमंद में झील तो कंप्लीट हो गई आपकी राजसमंद। एक डैम वाला हिस्सा हो रहा था राजसमंद में, जो आपको बनास नदी पे करवाया था, ध्यान होगा, नंद समंद। इसको भी कई बार झीलों में दे दिया जाता है कि नंद समंद कहाँ, तो नंद समंद वही है बनास वाला। इसको कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ राजसमंद, क्योंकि राजसमंद की और प्रमुख डैम है नंद समंद। तो राजस्थान के कुछ डैम हैं जिनको नदियों में, सॉरी, जिनको डैम में और लेक में दोनों में माना जाता है, जैसे फतेह सागर, ड्यूक ऑफ कनॉट डैम, और फतेह सागर झील। जैसे एक अपने इस साइड में आता है बूंदी की ओर, कनक सागर झील, जिसका पुराना नाम है दुगारी डैम। तो डैम में भी काउंट होती है, लेक में भी काउंट होती है। ऐसे ही नंद संबंध, तो नंद संबंध झील आ जाए तो भी वही है, और अगर डैम आता है तो भी वही है, सेम। तो नंद संबंध राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजसमंद, ये वही है बनास वाला। फिर एक आप अलवर की ओर जाते हो, राजस्थान के पूर्वी भाग में, अलवर में जयसमंद। ये जयसमंद डैम आता है।
एग्जामिनर सिंपल पूछे जयसमंद कहाँ स्थित है, तो जयसमंद दोनों जगह है। एक सलूम्बर में जयसमंद जो कि लेक के रूप में, और एक जयसमंद अलवर में है जो डैम के रूप में। तो जब तक डिफाइन नहीं करे कि लेक या डैम, तब तक दोनों जगह जयसमंद। जयसमंद लेक आंसर रहेगा सलूम्बर, जो हमने पढ़ा था, 7 आइलैंड, जहाँ से श्यामपुरा और भाट कैनाल निकाली गई, जिसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है। और जयसमंद डैम के नाम से आ जाए, इसका मीनिंग फिर अलवर रहेगा। तो एक जयसमंद जो सलूम्बर वाला था, उसके अलावा यह प्रसिद्ध, यह जयसमंद बांध के रूप में प्रसिद्ध जयसमंद डैम। एक बिल्कुल इसके अपोजिट पश्चिमी राजस्थान में आप आओ, तो हाल ही के कुछ वर्षों में प्रसिद्ध झील बनी है जोधपुर। प्रसिद्ध इसलिए बनी है क्योंकि इसका पानी सूख गया है, बालसमंद। तो अभी अधीनस्थ बोर्ड ने अपने किसी एग्जाम में भी दिया था, क्योंकि ये करंट में चर्चाओं में थी कि राजस्थान की हाल ही में कौन सी झील है जिसमें पानी कम हुआ है, तो बालसमंद उसमें से। लगभग सभी झीलों में कम है, इसमें शायद आवश्यकता से जो पानी जितना था उससे भी ज्यादा कम हो गया, काफी कम हो गया, इस कारण चर्चाओं में रही है बालसमंद। और एक यहाँ जोधपुर और राजसमंद के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ पाली। यहाँ एक सरदार सरोवर एक डैम है जो गुजरात में, जहां से नर्मदा नहर को राजस्थान की ओर निकाला गया। तो सरदार सरोवर अलग है, वो नर्मदा नदी पे, और सरदार संबंध कहाँ पर है, पाली। तो आपको ये 4 लोकेशन याद रखनी। एक तो राजसमंद जो अपने ही नाम से राजसमंद झील, और एक नंद समंद, दो के लिए प्रसिद्ध। एक अलवर वाला सलूम्बर की तरह, तो सलूम्बर में जयसमंद लेक थी और अलवर में जयसमंद डैम। और इसके अपोजिट जोधपुर की तरफ बालसमंद, और पाली की तरफ सरदार सरदार संबंध के नाम से। तो ये चारों पॉइंट जो अभी बताए सारे संबंध, पश्चिम में बाल, पूर्व में जय, नीचे की ओर नंद, और पाली की ओर सरदार। सबके लास्ट में कॉमन शब्द है संबंध लगाए। तो ये 3-4 पॉइंट है, इन सारे संबंध वाली लेख को एक साथ लिख लो। अब इसमें जयसमंद और राजसमंद इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं, वो विशेषताओं में अलग लिखवा दिए हैं। जो कवर नहीं हुई है उनमें सही है। जिसमें नंद संबंध तो वैसे बनास में कवर किया था अपन ने, पहला डैम ही ये बनाया था। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में मातरी कुंडी है, उसके बाद में बिसलपुर, और लास्ट सवाई माधोपुर में इंडिकेट किया था ईशरदा डैम। तो ये जो अदर लेक्स में 2-3 डायग्राम बनेंगे, उसमें फर्स्ट डायग्राम संबंध वाली लेक का ही है। आज कंप्लीट हो गए चारों नाम। जो नंद संबंध है ये है लाइफ लाइन ऑफ राजसमंद। राजसमंद ये जीवन रेखा।
जैसे मोती झील को कहते हैं ना भरतपुर की जीवन रेखा। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई वाटर पॉइंट है और प्रसिद्ध है तो उस एरिया को, उस वाटर पॉइंट को, उस जिले के लिए लाइफ लाइन बोला जाता है। इसके बाद में राजस्थान की चारों डायरेक्शन में कुछ प्रसिद्ध झीलें, उनको इंडिकेट करेंगे। राजस्थान के नॉर्थ में गंगानगर के बजाय, क्योंकि गंगानगर की और कोई फेमस, वैसे एक वहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के पास में एक तालाब है जिसको कहते हैं बूढ़ा जोहड़। बाकी वाटर पॉइंट के तौर पे, झीलों के तौर पे यहाँ इंपॉर्टेंट लेक एक तो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में तो जहाँ से घग्गर नदी एंट्री करती है वहाँ पे तलवाड़ा लेक। तो इस साइड में एक तो ये है तलवाड़ा, जो नदियों में कवर हो चुकी है अपनी ऑलरेडी। एक आप बीकानेर की ओर जाओगे तो बीकानेर सिटी में आती है एक, बीकानेर सिटी में कौन सी आती है? सूर सागर, जिसका पानी सूख चुका, सॉरी बहुत कम पानी है इसमें, इसका भी सूखा हुआ ही है लगभग। क्या चीज? नहीं सूखा हुआ, बहुत कम है इसमें। ये तो बीकानेर का आपका जो पुराना फोर्ट बना हुआ है ना, जूनागढ़, जूनागढ़ के जस्ट सामने ही है, तो लगभग सूखा हुआ ही है। यानी उसके हाइट अगर आप देखोगे लेक की तो बहुत ऊपर तक, लेकिन अब पानी सिर्फ पेंदे पेंदे में दिखाई देता है। एक आता है अनूप सागर, तो अनूप सागर ये भी बीकानेर में। तो जो सूर सागर है ये है जूनागढ़ के पास वाला। तो जूनागढ़ बीकानेर का फोर्ट है, उसके निकट है सूर। अब ये जो दोनों नाम आपने देखे हैं, सूर सागर और अमर, सॉरी अनूप सागर, तो ये सूर वाला है तो इसके नाम से तो एक सिटी है सूरतगढ़, और जो अनूप है उसके नाम से है अनूपगढ़। तो जब ये गढ़ के नाम से आते हैं तब तो ये गंगानगर में, और जब ये सागर के नाम से आते हैं तब ये बीकानेर, तब ये लेक के रूप में होंगे। तो लेक के रूप में कब होंगे ये हमें समझ में आ जाएगा, जब सागर शब्द होगा तब ये लेक है और लोकेशन बीकानेर, और जब गढ़ लगा हुआ रहेगा तब गंगानगर में है, जब गैस शब्द रहेगा गढ़ तब गंगानगर, और जब पानी यहाँ झील के रूप में तब ये रहेंगे बीकानेर। तो ये अनूप सिंह जी के नाम से अनूप सागर, और ये सूरत सिंह जी के नाम से सुर सागर। जब सूरतगढ़ का अपना सुपर थर्मल पावर प्लांट फेमस है, जहाँ राजस्थान में एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट होती है, लगभग 2820 मेगावाट। तो ये ऊर्जा वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको। कौन सा? अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया है, लेकिन पार्ट किसका था? वो गंगानगर, गंगानगर से सेपरेट हुआ है। लेकिन अनूपगढ़ को हम मानेंगे तो पार्ट ऑफ गंगानगर के रूप में ही बोलते हैं इसको, गंगानगर का हिस्सा जो अब सेपरेट हो गया। तो ये दो हैं बीकानेर के और सागर। तो बीकानेर वाले जो सागर आप याद करोगे वो गंगानगर की, और वो सिटी के रूप में गढ़ के नाम से हूँ, जिसमें सागर शब्द ध्यान रखना। अब राजस्थान के पश्चिमी जिले की ओर चलोगे, जैसलमेर। तो जैसलमेर में एक तो अपनी जो नदी है काकनी, उसकी एक झील बताई हुई है आपको, बुज झील। तो एक तो ये प्रसिद्ध है बुज। एक यहाँ जैसलमेर सिटी में अपने लेक गढ़ीसर, जिसको गढ़ से सागर कहते हो, वो ये गढ़ीसर। गढ़ीसर। और एक यहाँ पे लोकेशन आती है अमर सागर। राजस्थान में सबसे पहला जो विंड एनर्जी स्टेशन है वो अमर सागर में लगाया गया था। तो जब हम पवन ऊर्जा की बात करेंगे तब रिपीट होगा ये स्थान। तो अमर सागर, ये अपनी इस झील के कहानी फेमस है, अमर सागर, गढ़ीसर, भुज झील। अब राजस्थान के सदन में जाओगे दक्षिण की ओर, तो दक्षिण में जिला कौन सा आता है? बांसवाड़ा, मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा। तो राजस्थान के नीचे दक्षिण की ओर, तो नीचे ही नीचे क्या है? आनंद, आनंद सागर। माही का एरिया है, कई टापू स्थित है, तो ये आनंद वाला एरिया है सदन में, यानी बांसवाड़ा की ओर। और इसी क्षेत्र में एक तालाब आता है, देवलाव तालाब।
तो ये झील के रूप में, जैसे आनंद सागर को भी 22 तालाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय जो शासक थे उनकी महारानी, जिनके सरनेम में 22 शब्द आता है, उन्होंने बनाया था, इस कारण इसको 22 तालाब भी बोला जाता है। आप राजस्थान के सदन से और इस साइड में महाराष्ट्र की ओर चलो, महिलाओं के नाम में 22 लगना स्टार्ट होता है। जैसे शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, तो इसी तरीके से जैसे जो जेंट्स होते हैं उनको जनरली भाई, और महिलाओं के नाम में बाई, जैसे काली बाई की कहानी भी पढ़ी होगी आपने, रास्ता पाल कांड। तो इस सब इस साइड में ट्रेंड होता है बाई शब्द, रेस्पेक्टेड शब्द होता है। तो जयपुर में तो काम वाली को कहते हैं बाई। तो एक इसको सीधा भी बोलते हैं देलाऊ तालाब या देवलाऊ तालाब, यह भी लगाना इसमें, या सीधा लिख सकते हो देलाऊ तालाब। पहले लिखना है इसको देलाब या देवलाभ तालाब। इसमें यह पूछा जाता है आनंद सागर। जैसलमेर में सबसे ज्यादा घड़ीसर पूछा जाता है, ये वाला। इसमें इन दोनों में ज्यादा हनुमानगढ़ वाली आजकल ट्रेंड में ये पूछते हैं। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर में एक झील जिसके नाम से अभ्यारण्य भी है, इस झील का नाम है राम सागर। राम सागर से थोड़ा नीचे आ जाओ इधर बारा की ओर, यहाँ रामगढ़ है, ऊपर राम सागर। तो रामगढ़ बारा में और राम सागर धौलपुर की ओर, और यहाँ पे एक आता है तालाब शाही। इनमें ज्यादा ये पूछते हैं तालाब शाही। तो राजस्थान के चारों डायरेक्शन को टारगेट करना है। उत्तर में गंगानगर की जगह टारगेट करना है हनुमानगढ़ और बीकानेर को। बाकी मोस्ट नदन, मोस्ट वेस्टर्न, मोस्ट ईस्टर्न और सदर्न पार्ट। तो जिलों के नाम लगभग आपको याद है, झीलों के नाम उनसे ऐड करने। तो जिले तो एक तो पश्चिमी है जैसलमेर, एक मोस्ट सदर्न है बांसवाड़ा, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर, नॉर्थ में थोड़ा चेंज है, गंगानगर की जगह हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो हनुमानगढ़ इंडिकेट करके ऊपर लिख दो तलवाड़ा। बीकानेर में 2 सागर हैं जिनके नाम से गढ़ वाली लोकेशन आती है गंगानगर की तरफ। तो अनूप से अनूप सागर, सुर से सुर सागर। और यही अगर सिटी होती तो गंगानगर की तरफ होती, जैसे सूरतगढ़ और अनूपगढ़। जैसलमेर में भुज झील, गढ़ीसर और अमर सागर, जिसमें गढ़ीसर को एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। बांसवाड़ा में एक तो आनंद, आनंद सागर या बाई तालाब, इसी के ही हैं दोनों नाम। एक दूसरा देलाब तालाब या देवलाव तालाब। देलाब भी लिखते हैं डायरेक्ट, ये को साइलेंट करते हैं। तो देवलाव तालाब या देलाव तालाब। राजस्थान के पूर्व में राम, राम सागर, और दूसरा है तालाब शाही। रामगढ़ है वो 12 में, जो क्रेटरी या मेट्योराइट लेक का एग्जाम। तो एक एग्जाम्पल तो थे अपने संबंध वाले, जयसंबंध,
डैम के रूप में अलवर, बालसमंद, जोधपुर, सरदार समंद, पाली और नंद समंद, राजसमंद, और एक ये कुछ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जिले पहले याद कर लो और फिर लेक्स को याद करो। हनुमानगढ़ है तो फिर तलवाड़ा, बीकानेर है तो दो सागर हैं, अनूप सागर और सुर सागर। जैसलमेर है तो एक तो याद है बुझ झील, फिर एक गढ़ीसर और अमर सागर। अमर सागर जब विंड विंड वाला पार्ट आएगा तब याद हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन होगा। राजस्थान में फर्स्ट विंड स्टेशन यही था, अमर सागर। तो विंड एनर्जी में ये याद रखना पड़ेगा आपको। फिर सदन में दक्षिण में जहाँ माही नदी है वहां आनंद, तो आनंद सागर और बाई तालाब। और दूसरा है देलाव तालाब या देलाव तालाब। पूर्व में राम सागर, और दूसरा है तालाब साई। तालाब साई ज्यादा देते हैं एग्जाम में। ये आपके अभ्यारण्य में रिपीट होगा। अभ्यारण्य भी है यहाँ धौलपुर में, राम सागर झील है, उसी का एरिया है, रिजर्व एरिया। और ये लास्ट डायग्राम इसमें झील में। राजस्थान के ईस्ट की ओर यहाँ चलते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक झील आती है मानसरोवर के नाम से। ये शायद कोई हाइट झील है, कुछ सवाई माधोपुर वालों को ही नहीं पता कहाँ आती है। सवाई माधोपुर वाले स्टूडेंट भी पूछते हैं सर कहाँ पर है, तो इसका मीनिंग मैं तो लोकल हूँ नहीं, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो किताबों से ही पता है कि एक मानसरोवर झील है। बाकी एक मानसरोवर जो फेमस है वो कैलाश में है, कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत की ओर। फिर दूसरी मानसरोवर झील अपने एक झालावाड़ की ओर मानी जाती है। तो झालावाड़ में वापस यही नाम रिपीट होता है, मानसरोवर। तो एग्जाम में मानसरोवर झील ये क्वेश्चन में दिया हुआ और ऑप्शन में दोनों ही हो, तो आंसर कौन सा करोगे? कोई भी कर दो, दोनों ठीक है, डिलीट होगा क्वेश्चन। लेकिन अगर ये कहा गया कि मानसरोवर झील जैसे लेक काडला भी कहा जाता है, यानी काडला झील भी कहा जाता है, तो काडला नाम है इसका। झालावाड़ वाली का दूसरा नाम लेक काडला भी। तो दोनों का एक नाम तो कॉमन है, मानसरोवर, जिसके नाम से एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी तो जयपुर में मानसरोवर, और झील है सवाई माधोपुर और झालावाड़, और इनके बीच में एक प्रसिद्ध जिला है बूंदी। तो बूंदी की और कुछ प्रसिद्ध झील हैं, इनमें से भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें एक तो है कनक सागर, जिसको कहते हैं दुगारी डैम। ये अपना एक टाइगर रिजर्व एरिया पढ़ेंगे यहाँ पे, रामगढ़ विस्तारी, उस रामगढ़ विस्तारी में है। कनक सागर और दुगारी डैम। फिर एक बूंदी की तरफ आती है अपने जैत सागर। तो जैत सागर को डैम के रूप में भी मानते हैं, लेक के रूप में भी मानते हैं, कनक सागर की तरह। और बूंदी की ओर एक फेमस है नवलखा झील। तो नवलखा के नाम से कई वाटर पॉइंट है। नवलखा जब तालाब आएगा तब तो आएगा 12 में। नवलखा बावड़ी, बावड़ी एक कुंड होता है जिसमें सीढ़ियां बनी हुई होती है, तब आएगा राजस्थान के नीचे की ओर, डूंगरपुर की ओर। तो नवलखा के आगे शब्द क्या यूज है उसके अकॉर्डिंग तय होता है। झील है तो बूंदी, तालाब है तो 12, और बावड़ी है तो डूंगरपुर की तरफ। तो ये नीचे नोट में अलग से भी लिखवाएंगे, जिसमें नवलखा की सभी यूनिट। हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें हैं। नवलखा दरवाजा भी है, नवलखा बुर्ज भी है, नवलखा महल भी है, जो सब अलग अलग बने हुए हैं।
तो नवलखा दरवाजा तो शायद आपके रणथंभौर में। नवलखा जो बुर्ज वगैरह बने हुए हैं वो है शायद झालावाड़ की तरफ। जबकि ज्योग्राफी में वाटर पॉइंट आते हैं 3 नवलखा के नाम से। एक लेक है, एक तालाब है और एक बावड़ी। नाम तीनों का सेम ही है, नवलखा, या कई बार इसी को ही लिखा जाता है नौलखा। मीनिंग है कि नवलखा या नौलखा, नौलखा झील या नवलखा झील। तो काउंटिंग में चाहे नौलखा को कई बार नौ को नव भी लिख देते हैं, बाकी नव का मीनिंग नवीन होता है। तो कनक सागर और दुगारी डैम, जैत सागर, नवलखा लेक। फिर राजस्थान के सदन में एक डिस्ट्रिक्ट आता है डूंगरपुर। सुमेलित करवाने वाले क्वेश्चन में एक झील यहां से ली जाती है, जिस झील का नाम है एडवर्ड सागर। एडवर्ड सागर का दूसरा नाम है गेब सागर। ये गोपी नाम के किसी व्यक्ति ने बनाई थी, तो इस कारण इसको गेब सागर कहा जाता है। कई जगह इसे कोई गेब लिखा हुआ है, तो गेब सागर या गेब सागर। तो ट्रेंड में कई जगह इसका ये शब्द भी है गेब। तो गेब अलग से नहीं है, यही गेब सागर ही गेब सागर। तो इसी को ऑब्लिक करके GAP जो लिखा है गेब सागर, उसी में लिख देना GAB, गेब सागर। तो एडवर्ड सागर, गेब सागर या गेब सागर, इसको भी स्टार लगा दीजिए। तो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड की 5-6 झील हैं जो लोकेशन में बार बार रिपीट करते हैं। एक तो जैसलमेर की गढ़ीसर को, एक डूंगरपुर की एडवर्ड को। ये लेते राजस्थान की चारों डायरेक्शन से हैं। राजस्थान के पूर्व में या तो बूंदी लेंगे या फिर धौलपुर। बूंदी लेंगे तब कनक सागर या नवलखा, इनको ज्यादा लिया जाता है। धौलपुर में तालाब साई को, और नदन राजस्थान में आजकल लेते हैं तलवाड़ा को। तो ये ट्रेंड में सिर्फ 5 या 6 झीलें जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर निकालोगे, उससे आइडिया हो जाएगा आपको कि इन्हीं झीलों को बार बार पेपर में रिपीट किया जाता है। अब इसमें जो एक नवलखा जिसमें मैंने आपको लिखवाया था, जो दोनों तीनों पॉइंट है वो नोट में अलग से लिखेंगे। तो इसको नीचे ब्रैकेट में या नोट में लिख दीजिए, यानी इस तरीके से इंडिकेट कर दो इसको। नवलखा तो एक बार ही लिख दो। फिर नवलखा से जो वाटर पॉइंट कौन कौन से बनते हैं वो आगे अलग अलग लिखो। एक तो नवलखा झील, एक नवलखा तालाब, और एक नवलखा बावड़ी। तो बावड़ी तो होती है नीचे गहराई में होता है, तो राजस्थान के नीचे की तरफ मिलेगी, तो डूंगरपुर की ओर। तो बावड़ी वाला तो नीचे की तरफ डूंगरपुर। तालाब बह वाला लेके जाना 12। झील मैंने आपको अभी करवाई थी बूंदी। नवलखा बावड़ी भी बोलते हैं, इनको स्टेप वेल भी कहा जाता है। स्टेप वेल सीढ़ीनुमा कुएं होते हैं। तो स्टेप्स होते हैं जो सीढ़ियां, स्टेयर्स जो होते हैं उनके लिए। वेल्स यानी कुआ या कुंड, इस तरीके से बने होते हैं, जिसमें कलात्मक सीढ़ियां बनाई जाती हैं अंदर की तरफ। बहुत सारी सीढ़ियां बनी होती हैं, हजारों की संख्या में सीढ़ियां होती हैं। क्या चीज? फोटो बताओ। एक टॉपिक आएगा आगे आपके जल संरक्षण, उस जल संरक्षण में पिक्चर या फोटो दिखाई जाएगी, तो उसमें बावड़ियों का आइडिया हो जाएगा। सबसे फेमस बावड़ी आपके दौसा की आभा नेरी बावड़ी, चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी को अपन पिक्चर के तौर पे ही देखेंगे इसमें। तो ये नवलखा वाले पॉइंट ही है। अब जैसे कि अपने स्टार्ट किया था इसमें
अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में राजस्थान की प्रमुख या अन्य झीलें या अन्य प्रमुख झील नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना एक नेशनल लेवल पे कार्यक्रम चलता है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनएलसीपी, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। राष्ट्रीय स्तर पे वो झील जिनको संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई कि इन झीलों को अधिक संरक्षण की आवश्यकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ राज्यों की झीलों को इसमें टारगेट करती है। ये अटल बिहारी जी के समय का कार्यक्रम है और उसमें बाद में उन झीलों के संरक्षण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 70% फंडिंग करती है। जैसे ही बाद में 2001 के बाद यूपीए गवर्नमेंट आई, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया और फिर मोदी जी आए तो इन्होंने 2016 में इसको वापस स्टार्ट किया फाइनेंशियल ईयर के साथ, 1 अप्रैल 2016 से। तो वित्त वर्ष का दिन कौन सा होता है? 1 अप्रैल। तो इसको फाइनेंशियल ईयर 2016 में स्टार्ट किया गया और उसमें तय किया गया कि इन जिन राज्यों की झीलों को चुना जाएगा उनमें 60% फंडिंग सेंटर करेगा, बाकी उन झीलों के संरक्षण में 40% उस स्टेट को लगाना होगा। तो सेंटर की अगर कोई स्कीम है तो तय है 50% से ज्यादा पैसा सेंटर ही लगाएगा, तभी स्कीम सेंटर की होगी। अदरवाइज तो 50-50 में तो मामला दोनों का इक्वल है। फिर भाई जितनी सेंटर की उतनी स्टेट की स्कीम है, और जिन स्कीम में हमारा फंडिंग ज्यादा है तो इसका मीनिंग वो स्टेट लेवल स्कीम होती है, और जिसमें सेंटर का फंडिंग अधिक होगा वो केंद्र सरकार की। तो ये उसमें लगे हुए शब्द से पता लग जाएगा, भारतीय, राष्ट्रीय, इंडियन, ये शब्द जो यूज होंगे वो इंडिकेट करेंगे राष्ट्रीय योजना है। राज्य, मुख्यमंत्री, ये शब्द इंडिकेट करेंगे किसी स्टेट विशेष की स्कीम है। तो जिन स्कीम या योजनाओं में राज्य शब्द हो, स्टेट और मुख्यमंत्री हो, इसका मीनिंग वो स्पेसिफिक स्टेट की स्कीम होती है। जहाँ प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय हो, भारतीय हो, हिंदुस्तान हो, ये सब जहाँ इंडिकेट हो, इसका मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिकेट होगी। तो ये नेशनल प्रोग्राम है, ये पॉइंट इंडिकेट करता है इसको नेशनल वाला। तो वर्तमान में इसमें फंडिंग 70 नहीं है, सेंटर की ओर से वर्तमान में कम करके 60 कर दिया, जबकि शुरुआत में 70। तो कई बुक्स आप पढ़ते हो उसमें ये 70-30 दिया हुआ है, तो शुरुआत में वास्तव में यही था 2001 में। फिर 16 में जब स्टार्ट किया तो वो अपने इकोनॉमिक रिव्यू में दिया हुआ है। इकोनॉमिक रिव्यू में तो दिया ही ये है कि 1 अप्रैल 2016 में स्टार्ट हुई, लेकिन अपने को 2016 नहीं, अपने को 2001 लिखना है। बाद में वापस स्टार्ट, पुणे स्टार्ट कब हुई? वो 2016 में स्टार्ट हुई। तो इसमें स्कीम का नाम मेंशन करके इसमें लिखे स्टार्टिंग, शुरुआत कब है, स्टार्टेड 2001। ये ना हो ऑप्शन में तब बाद में क्या लेना है? 1 अप्रैल 2016। तो स्टार्टेड इन 2001 एंड रीस्टार्ट वापस कब किया गया इसको? 1 अप्रैल 2016। नेक्स्ट लाइन में लिखो फाइनेंशियल कॉपरेशन, वित्तीय सहयोग। वित्तीय सहयोग या आर्थिक सहयोग। तो इसमें फाइनेंशियल कॉपरेशन क्या होता है? सेंटर के अंदर ब्रैकेट में लिख देना 60, रेशो स्टेट, अनुपात राज्य, बचा हुआ राज्य को लगाना पड़ेगा 40। पहले था 70-30। तो फाइनेंशियल कॉपरेशन सेंटर और रेशो में आगे कौन है? राज्य, स्टेट। तो सेंट्रल के आगे ब्रैकेट में लिख दो 60 और स्टेट के आगे बचा हुआ रिमेनिंग 40। तो पहले वाला याद ही नहीं करना क्योंकि चेंज हो गया है वो। डेट जरूर याद रखनी क्योंकि इसमें डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट 2001। शुरुआत कब है? राष्ट्रीय झील संरक्षण 2001 से। फिर इस कार्यक्रम में 2001 में राजस्थान की 6 झीलों को चुना गया था। हालांकि इकोनॉमिक रिव्यू में 2016 के बाद इसमें 5 ही लिखे हुए हैं, जयपुर महासागर नहीं लिखे हुए,
लेकिन राजस्थान का जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं उसमें मानसागर को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुराने वाली लिस्ट शायद या तो उसके कारण मान रहे हैं। तो अपने को भी इसमें 6 शामिल करने हैं। और बाई चांस जो 6 दी हुई है उन्हीं में से अगर कोई एक को ये माने कि इसमें शामिल कौन सी नहीं है, तो इसमें मानसागर को फिर शामिल नहीं मानना है। बाकी अभी तक 2022 तक के जो एग्जाम पूछे हुए उसमें पूछा हुआ है कि राजस्थान की कौन सी झील नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मानसागर को उन्होंने ले रखा है। ज्यादातर ये गलत उत्तर देते हैं उदयपुर की एक उदय सागर झील को। बाकी उन 6 जिलों में 2 तो अपने अजमेर के हैं, फॉय सागर को छोड़कर, पुष्कर और आना सागर। 2 उदयपुर की हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, पिछोला और फतेह सागर। एक अपनी हिल स्टेशन वाली नक्की झील, और एक सबसे प्रदूषित झील है मानसागर। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट टारगेट करके याद करना कि उत्तरी अरावली में जयपुर, मिड अरावली में अजमेर, सदर्न अरावली में उदयपुर एंड सिरोही। तो सिरोही में तो लेके अपने एक ही की है, नक्की झील। जयपुर में प्रसिद्ध झील मानसागर, और अजमेर और उदयपुर में 2 2 ली गई हैं, तो टोटल कितनी हो गई? तो ये 4 सिटी हैं और इनकी 6 लेक शामिल है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झीलें। इस कार्यक्रम या योजना में शामिल राजस्थान की झीलें। अंडर दिस प्लान या प्रोग्राम कवर्ड लेक्स ऑफ या इंक्लूडेड लेक्स ऑफ राजस्थान स्टेट। राजस्थान की ओर से जो इंक्लूड किए गए लेक्स कौन कौन से हैं? तो अंडर दिस प्रोजेक्ट या प्लान कवर्ड लेक्स ऑफ राजस्थान। इसमें सिटी लिखना, आप इससे जल्दी याद होगा। एक तो उत्तरी अरावली वाला लिखो पहले जयपुर, फिर मिड अरावली वाला अजमेर, सदर्न अरावली में उदयपुर और एक लास्ट में सिरोही। फिर जयपुर की ओर से कौन सी है? मानसागर। अजमेर की ओर से फोई सागर को छोड़ के लिखनी है। तो एक तो प्रसिद्ध झील पुष्कर और दूसरी आना सागर। उदयपुर की जो दोनों जुड़ी हुई हैं, पिछोला, और इसके अलावा आगे वाली कौन सी इसके? फतेह सागर। और सिरोही नाम आते ही समझ में आ जाएगा कौन सा है, लेक नक्की या नक्की झील। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, वे क्लास में आना आपकी मर्जी है, जाना मेरी मर्जी है। लिखिए, राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख नलकूप या कुएं हैं, जिसमें एक तो वैसे आपको करवाया हुआ है नलकूप के तौर पे चांदन नलकूप। तो चांदन नलकूप जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। इसको टेक किस बात का है? डेजर्ट में यहाँ ट्यूबवेल ज्यादा बने हुए हैं, इस कारण इसको कहा गया पोर्ट ऑफ थार, थार का गढ़। एक अपने बाड़मेर की ओर, बाड़मेर की ओर एक प्रसिद्ध कुआं है बाटाडू। इसमें मेजर ट्यूबवेल्स और वेल्स ऑफ राजस्थान। क्योंकि यहाँ तो ट्यूबवेल्स अधिक बने हुए हैं, जबकि वो वेल्स या कुएं के रूप में बना हुआ है बाटाडू। तो चांदन वाला पोर्ट ऑफ थार, थार का गढ़ा। और बाटाडू का जो कुआं बना हुआ है
तो बाटाडू वाला है, ये फेमस है रेगिस्तान का जल महल। क्योंकि ये जो कुआ वेल्स जो बना हुआ है, इसके चारों ओर मार्बल लगा हुआ है, और इस कुएं के अंदर जब एंट्री करते हैं इस कुएं की साइड के ऊपर, तो ये चारों ओर मार्बल इतनी हाइट पे लगा हुआ है कि इसके आसपास आप देखोगे तो हौद वगैरह ये बनी हुई हैं। हालांकि अब तो पत्थर दूसरा लगा दिया है इसमें। यूं लगता है शायद जोधपुर या करौली धौलपुर साइड का एक लाल पत्थर आता है वो प्रसिद्ध है, उस प्रकार का लगा रखा है। पहले तो इसमें मार्बल लगा हुआ था, वो इसलिए क्योंकि मार्बल चिकना होता है, पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होती। क्योंकि कुओं की जो मंडोर जो इसके पास के किनारे जो होता है, तो किनारे वाले भाग हैं वो बने होते हैं मुख्यतः पुराने कुएं, मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर के, और चूना पत्थर में पानी गिरते ही तुरंत सोख लेता है। तो उस एरिया में पानी की कीमत बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने इस कुएं को इस तरीके से बनाया कि इसकी एक बूंद भी वेस्ट नहीं हो। इस कारण इसको नाम दिया गया रेगिस्तान का जल महल के। और जल महल का पानी अब सूख चुका है, यहाँ का मार्बल लोगों के घरों में पहुंच गया है, और इस कुएं का अब वापस संरक्षण किया गया है, यानी इसको रिवाइवल किया गया है। लेकिन अब एक धरोहर के रूप में दिखाने के लिए इसको कहा जाता है वाटर पैलेस ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल। अब जाओ जेल अपनी जिंदगी। टॉपिक कंप्लीट।